तो अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप किसानों के समर्थन में बोलेंगे, अगर आप मजदूरों के समर्थन में गीत गा देंगे तो आप जेल चले जाएंगे। 24 गाँव को नक्सली गांव देवरिया में घोषित कर रखा है। इस सरकार के झूठ को झूठ मानते हुए भी सच मानता है, उसको डिफेंड करता है, वही उस अखबारों को पढ़ता है और वही उसको सच मानता है। इन अखबारों पर, इन पत्रकारों पर, इन मीडिया पर और पुलिस वालों पर किसी का कोई भरोसा नहीं है। चुनाव धीरे धीरे करीब आता जा रहा है और हम धीरे धीरे घूम रहे हैं चारों तरफ। आज देवरिया में थे सवेरे और अभी अभी सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में हम आए हैं। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र जो है कई स्तरों पर अलग तरीके का एक चरित्र रखता है और ख़ास तौर से ये किसानों का इलाका है। किसानों का इलाका है। यहाँ गन्ना का देवरिया और सलेमपुर में गन्ने की खेती होती थी। देवरिया में 4 चीनी मिलें थीं जो अब बंद पड़ी हैं। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में संभवतः प्रतापपुर चीनी मिल है ना, तो जो अभी चल रही है और प्राइवेट हाथों में है वो। भूमि के झगड़े यहाँ इतने ज़्यादा हुए हैं कि अधिकार को लेकर और मजदूरी के अधिकार को लेकर जो लोग लड़ रहे थे उनके ऊपर हमले सामंतों के और बड़े किसानों के कुलकों के रहे हैं लगातार, और उनके खिलाफ एक प्रतिरोध भी रहा है। प्रतिरोध की आवाज़ों में एक महत्वपूर्ण आवाज़ चतुरानंद ओझा, जो कि कम से कम 30 वर्ष से यहाँ सक्रिय हैं, लगातार सक्रिय हैं और बहुत सारे मुद्दों पर वो कन्फ्रंट करते रहे। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, संभवतः 1 जून को चुनाव यहाँ होगा। हाँ, यहाँ अंतिम चरण में चुनाव है। तो अभी कैसी हवा चल रही है? हम देख रहे हैं प्रकृति की हवा तो आंधी में बदलने लगी है, लेकिन क्या चुनाव की हवा भी आंधी में बदलेगी? देखिए, यहाँ अभी एक खास तरह का सन्नाटा छाया हुआ है और जनता के बीच में किसी भी तरह की कोई गंभीर बहस यहाँ बन नहीं पा रही है। वो पीड़ाएँ हैं, लेकिन वो पीड़ाएँ हमारी आवाज़ राजनीतिक आंदोलन नहीं बन पा रही हैं। और वो जातीय जो दबाव है और पार्टियों द्वारा जो जातीय एक खड़ा किया गया है, एक आडंबर खड़ा किया गया है बड़ा सा। पहले जितना जातिवाद नहीं था उससे अधिक जातिवाद आज दिखाई दे रहा है जिस रूप में, उसके दबाव में सारी चीज़ें महसूस की जा रही हैं। हम बार बार कोशिश करते रहते हैं कि ये मुद्दे हैं, महंगाई है तो बेरोजगारी है तो क्या है, लेकिन जब प्रत्याशी हमारे सामने आते हैं तो उस प्रत्याशी में हमारे इन आवाज़ों पर लड़ने वाला कोई प्रत्याशी नहीं होता है, वो जातियों के प्रतिनिधि ही होते हैं। यहाँ लेफ़्ट के लोग भी चुनाव लड़ते रहे हैं। सारी लड़ाई लेफ़्ट से जुड़े लोग करते हैं। एमएल के लोग हैं, सीपीआई-एमएल के लोग हैं, सीपीएम के लोग हैं, दूसरे भी पंचायत अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, शिक्षा अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और इन तमाम जन संगठनों को जो जनता के लिए लड़ते हैं, इनके मोर्चे बनते रहे हैं और इनके मोर्चों से भी यहाँ चुनाव लड़े जाते रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में इन मोर्चों का कोई प्रत्याशी नहीं है जो संघर्षशील मोर्चे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसका समर्थन करने वाला भी कोई इस तरह का प्रत्याशी यहाँ आपको दिखाई देने वाला नहीं है इस समय, जो चुनाव के मैदान में हो। वो भी बाहर खड़े हैं वो, और उनको लगता है कि इस मुख्य धारा में हम खड़े नहीं हो सकते हैं जितना इन लोगों ने एक माहौल बना रखा है। क्या आपको लगता है कि ये एक राजनीति विरोधी परिदृश्य है और चुनाव को ही राजनीति का केंद्र बना दिया गया है, इसलिए है ऐसा? चिंतन खत्म हो गया, जाति और सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण हो गए? देखिए, बहुत सूक्ष्म तरीके से चिंतन को ख़त्म करने का और आंदोलन से जुड़े नेताओं को ख़त्म करने का प्रयास कारपोरेट की राजनीति ने किया है। देवरिया ज़िले की अगर हम बात कहें तो इस समय देवरिया में कम्युनिस्ट नाम जुड़े होने के वजह से जो लोग आज जेल में हैं उसमें 44 लोग जेल में हैं। अभी आपने ही रिपोर्ट भी किया था उसको, और हम लोगों ने अभी देखा है यहाँ भाटपार से बलवन खास गांव से 40 लोग जेल में गए हैं। वो किसान मजदूर लोग हैं। 95 के एक विवाद में उनको जेल में डाला गया है। उनका कोई दोष नहीं था, कहीं से उनका दोष साबित नहीं होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे इसलिए ये आतंकवादी हो सकते थे। मैंने वर्डिक्ट पढ़ा था और उसमें ये बात थी, और उसी के समानांतर बहुत सारे दूसरे मामले भी हैं ऐसे, मुझे लगता है कि जिनकी बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो दमन की राजनीति के एक उदाहरण है। ऐसे कुछ मामले जो इस इलाके में
रहे हैं, लेकिन वो उठे नहीं कभी, कौन कौन से रहे? देखिए, यहाँ जो जो किसानों और मजदूरों के निजी मामले हैं वो तो बहुत सारे होते हैं और वो दब जाया करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो उससे जुड़े लोग हैं, जो उसकी आवाज़ उठा रहे होते हैं, जब उन पर हमले होते हैं तब हम देखते हैं कि तब वो बात थोड़ी सामने आती है। अभी यहाँ देखेंगे, ब्रजेश कुशवाहा एक थे, वो किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन में भी सक्रिय थे, खेती करते थे और एक बैग की दुकान किया हुआ था। किसान और मजदूर श्रेणी के लोग थे। उनकी पत्नी हैं, छत्तीसगढ़ में उन्होंने शादी किया था, वहाँ गए थे तो वहीं उन्होंने शादी कर लिया था, यहाँ रह रहे थे वो लंबे समय से। उन पर फर्जी तरीके से उनको फंसाया गया और उनको जेल भेज दिया गया कि ये जो है ये फरार चल रहे थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी और वो जेल में गई और जेल में अबार्शन हो गया। उस मुद्दे को लेकर के कृपाशंकर यहीं के हैं, कुशीनगर के रहने वाले हैं, देवरिया के ही, मूलतः देवरिया से ही जुड़े हुए हैं वो गए और सुप्रीम कोर्ट तक उस मुद्दे को ले गए। और फिर उनको भी कि उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनको NIA ने उनको गिरफ्तार किया था और उन पर वह चाहती है कि कोई गंभीर धारा लगा दी जाए। कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, कहीं शरीक नहीं है, कोई इस तरह की आतंकवादी गतिविधि इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन उसके नाम पर दहशत पैदा की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ किया तो नहीं इन्होंने, तो इतने गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया गया। तो अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप किसानों के समर्थन में बोलेंगे, अगर आप मजदूरों के समर्थन में गीत गा देंगे तो आप जेल चले जाएंगे। मैंने यह है कि वो चाहते हैं कि वे जो भी करें उनके दमन को आप स्वीकार कर लीजिए। आप कहीं भी रेजिस्टेंस अगर आप करते हैं तो उनके लिए खतरनाक है। अभी मैंने सुना था कि देवरिया के कम से कम 30-40 गाँवों को नक्सलाइट गांव घोषित कर दिए गए। यहाँ तो नक्सलाइट की कोई ऐसी घटना हुई नहीं, क्योंकि न यहाँ हमारे जैसे सोनभद्र की बात होती या चंदौली की बात होती तो हम समझते कि वो इलाका झारखंड और उधर से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ से, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये क्यों ऐसा किया गया है कि उन गांवों की नाकाबंदी कर दी गई है प्रशासनिक रूप से, और वहाँ जब ऐसी बात है तो कोई आवाज़ उठती भी नहीं होगी? क्या स्थिति है? देखिए, 24 गाँव को नक्सली गाँव देवरिया में घोषित कर रखा है इन्होंने, और एक गांव को, कुशीनगर जिले में एक गांव को नक्सली गांव घोषित कर रखा है, जो कुशीनगर जंगल पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है और उसका एक वो ज़्यादा संघर्षशील और थोड़ा विरल क्षेत्र भी है, जंगली क्षेत्र भी है। ये तो शुद्ध मैदानी क्षेत्र है और घनी बस्ती वाला क्षेत्र है। 24 गाँव को इन्होंने नक्सली घोषित कर रखा है यहाँ। और इसी आलोक में इन लोगों ने तमाम लोगों को उसको सिद्ध करने के लिए, उसके लिए जो अलग से फंड आते हैं इनके पास, उसके लिए विकास का अलग पैकेज आता है, उन गाँवों में काम करने वालों को अलग से पैसे दिए जाते हैं और ये तमाम सुविधाएं इस तरह से आती हैं जो प्रशासनिक लोगों को उसको बनाए रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए ये लोग कुछ स्टंट करना चाहते हैं और साबित करना चाहते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ कुछ है इस तरह का, यानी उनकी नौकरी बची रहे। हाँ, उनका नौकरी और उनकी वो स्थिति बनी रहे जिससे कि उनको लगे कि वो बहुत संघर्षशील, बड़े बहुत कठिन स्थितियों में काम कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई कठिन स्थिति यहाँ नहीं है। अच्छा, जब ये बताइए मुझे कि जनता के बारे में ये कहा जाता है जनता सब जानती है, इतनी घटनाएं हो रही हैं, बीच बीच में अखबार में निगेटिव तरीके से रिपोर्टिंग भी होती है, तो क्या जनता ने उस रिपोर्टिंग को सच मान लिया है या जनता कोई प्रतिरोध कर रही है, वो कह रही है कि झूठ है? देखिए, अखबार की रिपोर्ट को जनता सच नहीं मानती है। सच मानने वाला एक तबका है जो इस सरकार को सच मानता है, इस सरकार के झूठ को झूठ मानते हुए भी सच मानता है, उसको डिफेंड करता है, वही उस अखबारों को पढ़ता है और वही उसको सच मानता है। इन अखबारों पर, इन पत्रकारों पर, इन मीडिया पर और पुलिस वालों पर किसी का कोई भरोसा नहीं है, डर है। आप एक स्थिति देखेंगे, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो है चुनाव के दौरान असलहे बंदूक, लाइसेंसी बंदूक जिनके पास है उस और रिवाल्वर्स हैं, सारे ये जमा करा लेते हैं थाने में। ऐसा कोई संविधान, कोर्ट ने ऐसा निर्णय नहीं दिया है, इनको कोई ऐसा आदेश नहीं है, और कहा है कि जिस पर गंभीर आपत्ति होगी उसको नोटिस दे करके आप उसका असलहा जमा कराएंगे, लेकिन किसी को नोटिस नहीं देते हैं क्योंकि कोई किसी पर आपत्ति है ही नहीं। और जमा कराने के लिए पुलिस का गुंडों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, आपके घर भेजा जाता है, आप किसी भी हैसियत को आपको डराया जाता है कि आपका ठीक नहीं होगा, आप फंस जाएंगे, आपको भी ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस आपका सहयोग नहीं करेगी। और मैं बताऊं आपको पर्सनली कि हमारे पिताजी के नाम से एक बंदूक है। जमा कराने के लिए पिछले बार भी आए, इस बार भी इन्होंने सबका जमा करा लिया इलाके भर में,
मेरी वाली पिताजी की जो लाइसेंसी बंदूक है वो नहीं जमा है, वो हमारे भाई के नाम से ट्रांसफ़र है। तो हमने लोगों ने कहा, तो मैंने कहा नोटिस दीजिए भाई कि क्यों जमा कराना चाहते हैं। जिन वजहों से बंदूक हमारे यहाँ है वो वजह आज भी मौजूद हैं, लेकिन आप बता दीजिए कि वजह ख़त्म हो गए हो तो आप लाइसेंस ख़त्म कर दीजिए, या मुझे लगता है कि ख़तरा है तो आप मुझे सुरक्षा मुहैया कराइए सरकारी खर्चे से, हमारे यहाँ व्यवस्था कीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप जो है जैसे दिल्ली में एक हैं पत्रकार जिनको उन्होंने जेल में रखा और बाद में सुरक्षा के नाम पर 1 करोड़ 60-70 लाख का उन पर उन्होंने कहा कि नहीं आपको सुरक्षा दिया गया है तो आप इतना हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप उपलब्ध करा दीजिए। हम सरकार के खिलाफ की राजनीति सरकार जो है पूंजीपतियों और शिक्षा माफियाओं और गुंडों के खिलाफ की राजनीति करते हैं। खतरा हम पर है और हमारे पास है तो हम उससे सुरक्षित महसूस करते हैं, आप हमको सुरक्षा उपलब्ध कराइए। तो कहे कि नहीं ये सबने जमा किया है और जमा करना पड़ेगा, नहीं बहुत दबाव है, फिर नौकरी का दबाव है, एक ख़ास तरह का गैर कानूनी दबाव। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल यहाँ इतना अधिक बढ़ा है कि प्रशासनिक अधिकारी भी उसका इस्तेमाल इस रूप में करते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस को रखा गया है, ऐसा लगता है कि कानून के राज को तोड़ने के लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आजकल चुनाव में क्या हो रहा है कि 2 पार्टियां आमने सामने हैं, हार और जीत का एक बड़ा क्रूशियल जैसे युद्ध चलता है, और एक तीसरी पार्टी आती है जिसको वोट कटवा के नाम पर कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं और संगठन हैं जो छोटे छोटे स्तरों पर काम कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर, वो भी चुनाव में उतरते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। यहाँ क्या स्थिति है सलेमपुर लोकसभा में? क्या छोटे छोटे जो मुद्दे और पार्टियां हैं वो हैं कुछ सक्रिय और उनके पास मुद्दे हैं? देखिए, छोटी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन तो बहुत किया हुआ है लोगों ने, लेकिन छोटी पार्टियां यहाँ सक्रिय इस रूप में नहीं है। सक्रिय रूप में कम्युनिस्ट पार्टियां ही हैं, वही स्थानीय मुद्दों को उठाती हैं और उन्हीं की पहचान है। जिनको आप छोटी पार्टी कह दें, राष्ट्रीय पार्टी कह दें, मजबूत पार्टी कह दें, लेकिन बिना पैसे वाली पार्टियां हैं और ज़मीनी स्तर पे लड़ाई जितना भी लड़ती हैं 2-4 आने वही लड़ती हैं। लेकिन उनका यह है कि उनको लोग मान के चलते हैं कि लड़ने वाली पार्टियां हैं, जीतने वाली चुनाव लड़ने वाली पार्टियां, जीतने वाली पार्टियों के श्रेणी में इनको नहीं रखा जाता है। कुछ ऐसे ही है जैसे कि प्रेम किसी और से किया जाए और शादी किसी और से कर ली जाए, तो उसके लिए वो पैसा और कुछ अलग तरह के दूसरे ताकत और दूसरी ताकतें उसके लिए काम आती हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह का ग्लैमर चुनाव की राजनीति में चलता रहता है। एक आखिरी प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि जो नागरिक संगठन है या गांव में जो इस तरह के लोगों के संगठन हैं जो समझते हैं कि राजनीति में साफ सफाई का एक दौर चलना चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए, कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं क्या इस इलाके में जिसमें जनता की जागरूकता के लिए कोई प्रयास चल रहा है? इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, छोटे छोटे स्तर पर भी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और व्यापक संयुक्त किसान मोर्चा के तहत एक प्रयास हुआ, यहाँ बड़ा प्रयास आंदोलन चलता रहा है जो कारपोरेट के खिलाफ का आंदोलन था। अभी मैं देख रहा हूँ पंचायत ये चीनी मिलें जो यहाँ बंद हुई हैं, तो चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के नाम से एक धरना चल रहा है देवरिया में। वो धरना करीब 170 दिन हो गए उस धरना को चलते हुए। इन्होंने कहा कि पिछली सारी सरकारें वादा करती हैं कि ये मिल हम चलाएँगे, योगी आदित्यनाथ आए तो इन्होंने भी वादा किया कि इस मिल को हम चलाएँगे, बैतालपुर शुगर मिल को चला देंगे प्राथमिकता में, लेकिन ये वादा करके चले जाते हैं। तो ये वादा निभाओ, और वादा आपने किया है और वादा पूरा नहीं किया है, इस मुद्दे को उठा रहे हैं लोग। ऐसे पंचायत के मुद्दे को उठा रहे हैं, शिक्षा के मुद्दे को, समान शिक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश के बैनर तले शिक्षा के आंदोलन को उठाया गया और ये हो रहा है कि समान शिक्षा होनी चाहिए और नई शिक्षा नीति जो आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो ख़त्म की जानी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो परिदृश्य है वो छात्र और अभिभावक और पूरा समाज जानता है कि वो ख़त्म हो चुका है, बस डिग्रियां बांटी जा रही हैं, उसमें कोई जागरूकता फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विकल्प के रूप में, जो चुनावी विकल्प के रूप में जो लोग भी सामने आ रहे हैं वो उस लड़ाई का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, उस लड़ाई का लाभ लेना चाहते हैं वो, लेकिन उस लड़ाई में वो कभी साथ नहीं गए होते हैं। आज इंडिया अलायंस में जो प्रमुख पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, उस पार्टी के नेता किसान आंदोलन में फ़ोटो खिंचवाने भी नहीं गए, लेकिन वो किसान नेता और धरती पुत्र और चरण सिंह के वारिस और तमाम कुछ अपने को मानते रहते हैं।
तो ये असंगति है कि आप हमारे दुख में, लड़ाई में, लंबी लड़ाई में भी नहीं जाते हैं, और उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको उस लड़ाई लड़ने वाले लोग आपको अपना नेता मान लें, तो वोट वो आपको दे सकते हैं मजबूरियों में, लेकिन वह उत्साह नहीं आ पाता है जिस उत्साह के वजह से वो और लोगों को गोलबंद कर सकें और उसको एक आंदोलन पैदा किया जा सके, एक माहौल बनाया जा सके। मतलब ये है कि उंगली भी न कटे और क्रांतिकारी का ग्लैमर मिले, हाँ। इस तरह के लोग हैं, इस तरह का राजनीतिक अवसरवाद जो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप चतुरानंद ओझा, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में खुखुंदू और खुखुंदू इलाके में हैं, उनकी बातचीत सुन रहे थे।